आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी बाय स्टीवन सेसारी बुक के बारे में। आरव एक 32 साल का आम आदमी जो हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर हर बार किसी न किसी कंफ्यूजन में फंस जाता। सुबह की पहली चाय के साथ उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। उसकी जॉब ठीक ठाक थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन वाली बात गायब थी। ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोन्स और खुद को प्रूव करने का प्रेशर। उस दिन जब आरव अपनी पुरानी किताबें रीअरेंज कर रहा था, तो एक डस्टी कार्डबोर्ड बॉक्स में उसे एक किताब मिली, क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज़ इट टू बैलेंस योर लाइफ बाय स्टीवन सेसारी। उसने ये किताब कब खरीदी थी उसे खुद याद नहीं था। उसने कैजुअली पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पेज पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। नीचे लिखा था, डेवलपिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ इज क्रूशल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीविंग योर गोल्स। ये लाइन पढ़ते ही आरव कुछ ठहर गया। शायद ये वही चीज़ थी जो उसकी लाइफ से मिसिंग थी। उसने चाय का कप उठाया और सोफ़ा पर कंफर्टेबली बैठ गया। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में बताया गया था कि क्लैरिटी मतलब सिर्फ चीज़ों को देखना या समझना नहीं है। ये समझना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जो सच में मैटर करता है उसे पकड़ना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। इसमें एक लाइन थी जिसने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया, अ क्लियर विजन अलाउज यू टू नेविगेट चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली। आरव ने खुद से सवाल किया, मेरी विजन क्या है? व्हाट डू आई ट्रूली वांट फ्रॉम माई लाइफ? उसे जवाब नहीं पता था, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने किताब में आगे पढ़ा कि क्लैरिटी न सिर्फ आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करती है, बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को भी सही जगह इन्वेस्ट करवाती है। आरव को ऐसा लगा जैसे ये किताब उसके लिए ही लिखी गई है। किताब ने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। उसने लिखा, राइट डाउन द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आरव ने पेन उठाया और कुछ देर सोचने के बाद लिखा, 1 परिवार, 2 स्वास्थ्य, 3 करियर, 4 आर्थिक स्वतंत्रता, 5 शांति का मन। जब उसने लिखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी डेली लाइफ इन 5 प्रायोरिटीज़ से कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में जा रही थी। उसकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था। हेल्थ का तो पूछो मत, जिम की मेंबरशिप सिर्फ कार्ड तक लिमिटेड थी। करियर में ग्रोथ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। फाइनेंशियल फ्रीडम, बस EMI और बिल्स भरने की जद्दोजहद थी। और पीस ऑफ माइंड तो जैसे किसी लग्जरी आइटम की तरह था, जैसे सबके पास होता है, बस उसके पास नहीं। आरव कुछ नर्वस हुआ, लेकिन अंदर से उसे रिलीफ भी महसूस हुआ। उसे फाइनली ये समझ आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम्स का एक्चुअल रूट क्या है। उसने किताब में पढ़ा कि क्लैरिटी पाने के लिए पहला स्टेप है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। उसने सोचा, मेरी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? और उसने नोट किया, सोशल मीडिया पर आवर्स वेस्ट करना, दूसरों से कंपैरिजन करना, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंकिंग। किताब ने सजेस्ट किया कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। मतलब हर बार जब भी आप कंफ्यूज्ड फील करें तो बस एक पॉज लें और सोचें कि आप क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या पर्पस है। आरव ने डिसाइड किया कि वो अगले 7 दिन तक हर डिसीजन लेने से पहले पॉज करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। उसने किताब बंद की और अपने दिन की शुरुआत की। पहला चैलेंज उसे उसी दिन शाम को मिला। उसका कॉलेज का दोस्त आकाश उसे कॉल करके कहता है, चलो यार, वीकेंड पर गोवा चलते हैं। आरव पहले एक्साइटेड हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। उसने खुद से पूछा, क्या ये ट्रिप मेरी प्रायोरिटीज़ में से किसी को फुलफिल कर रहा है? और उसे समझ आया कि फ़िलहाल उसका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है। गोवा ट्रिप सिर्फ उसकी सेविंग्स में डेंट डालेगा। उसने पोलाइटली मना कर दिया। आकाश ने कुछ मजाक उड़ाया, यार तू बोरिंग हो गया है। लेकिन आरव को सरप्राइजिंगली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने पहली बार अपने डिसीजन में क्लैरिटी महसूस की। अगले दिन ऑफिस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। उसका बॉस एक नया प्रोजेक्ट असाइन करना चाहता था, जिसमें ओवर टाइम लगना तय था। आरव पहले तो हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसने पॉज किया और रिफ्लेक्ट किया। उसने सोचा, अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मेरी हेल्थ और फैमिली टाइम का क्या होगा? उसने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया।
उसकी क्लैरिटी धीरे धीरे उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखने लगी। वो अब चीज़ों को सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखता था, वो उनके पीछे के वाई को समझने की कोशिश करता। आरव ने अब एक स्मॉल नोटबुक कैरी करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो हर दिन के एंड पर 3 चीज़ें लिखता। 1, क्या आज मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस किया? 2, कौन सी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी? 3, क्या मैंने क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ली? धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में चेंजेस दिखने लगे। उसका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा था, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता। उसने सोचा, अगर सिर्फ क्लैरिटी के पहले लेसन ने मेरी लाइफ में इतना फ़र्क डाला है, तो आगे के लेसन्स क्या क्या रिवील करेंगे। किताब का पहला चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका 6 साल का बेटा आरव को अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, पापा देखो मैंने आपका स्केच बनाया। उन चीज़ों को देखना जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके साथ पूरी ड्राइंग देखी। आरव ने सोचा, शायद यही क्लैरिटी है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सिर्फ लिखना नहीं बल्कि उन्हें फील करना। उसने ठान लिया कि वो अगले वीकेंड अपने बेटे और पत्नी के साथ टाइम बिताएगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आरव के अंदर एक नई जर्नी शुरू हो चुकी थी, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करने की। उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मेरी क्लैरिटी दूसरों के साथ शेयर करने से और भी मजबूत हो सकती है? आरव ने जब किताब का अगला चैप्टर शुरू किया तो उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था, लाइव विद इंटेंशनैलिटी। नीचे की लाइंस ने उसका ध्यान खींच लिया। जीवन के उद्देश्य के साथ रहना मतलब अपने विकल्पों के बारे में सक्रिय होना नहीं, प्रतिक्रियाशील होना। क्लियर इंटेंशंस अलाइन योर डेली एक्टिविटीज विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स। उसने किताब को बंद किया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पिछले 1 हफ्ते में हुए बदलाव याद आए। क्लैरिटी के पहले लेसन ने उसे सिखाया था कि प्रायोरिटीज़ को पहचानना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये था कि उन प्रायोरिटीज़ को अचीव कैसे किया जाए। यही सवाल उसके मन में था जब उसने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस लेसन की शुरुआत एक छोटे से एनेक्डोट से हुई। एक आदमी जो हर दिन बिना सोचे समझे डिसीजंस लेता था, कभी किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाता था। लेकिन जब उसने अपनी लाइफ को इंटेंशनैलिटी के साथ जीना शुरू किया, पर्पस के साथ हर डिसीजन थॉटफुली लिया, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आरव ने खुद से सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? मैं अपनी लाइफ को रिएक्ट करने के बजाय इंटेंशनली लिव कर सकता हूँ। किताब ने पहला स्टेप सजेस्ट किया, डिफाइन योर इंटेंशंस क्लियरली। मतलब अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज का फोकस क्या होना चाहिए। आरव ने उस दिन सुबह सुबह अपनी नोटबुक में लिखा, 1, आज परिवार के साथ डिनर ज़रूर करूँगा। 2, अपने पेंडिंग फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करूँगा। 3, सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट बिताऊँगा। आरव ने महसूस किया कि जब उसने ये 3 सिंपल इंटेंशन सेट की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास एक रोड मैप है। वो अब रैंडमली चीज़ों को नहीं कर रहा था। उसका पहला टेस्ट सुबह ही हो गया। उसकी वाइफ नंदिनी ने कहा, आज रात डिनर पर जल्दी आना, कब से हमने साथ नहीं खाया है। आरव ने तुरंत कहा, पक्का। लेकिन ऑफिस में उसके बॉस ने अचानक एक अर्जेंट मीटिंग रख दी जो देर शाम तक खींचने वाली थी। आरव के पास चॉइस थी, वो रिएक्ट कर सकता था, मीटिंग अटेंड कर ले और फैमिली डिनर स्किप कर दे, या फिर इंटेंशनली अपनी प्रायोरिटी को चूज कर सकता था। उसने पॉज किया और रिफ्लेक्ट किया। उसे याद आया कि उसने सुबह इंटेंशन सेट किया था कि डिनर फैमिली के साथ करना है। उसने अपने बॉस से पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि क्या मीटिंग अगले दिन रखी जा सकती है। शायद लक ने भी उसका साथ दिया। बॉस ने कहा, ओके, वी कैन मूव इट टू टुमारो मॉर्निंग। आरव ने महसूस किया कि अगर उसने इंटेंशनली अपनी प्रायोरिटी को नहीं चुना होता तो वो शायद रिएक्ट करके फैमिली डिनर को मिस कर देता। शाम को जब वो टेबल पर बैठा तो नंदिनी ने कहा, थैंक यू आरव, ये बहुत मायने रखता है। और उनके बेटे ने खुशी से बताया कि उसने स्कूल में नए दोस्त बनाए। आरव ने रियलाइज किया कि इंटेंशनल लिविंग का मतलब सिर्फ बड़े गोल्स को अचीव करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स को भी वैल्यू देना है। किताब का दूसरा स्टेप था, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव।
इसका मतलब था कि अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर ना छोड़ो। जब कोई सिचुएशन आती है तो रिएक्ट करने के बजाय सोचो कि कैसे आप उस मोमेंट को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हो। अगले दिन ऑफिस में आरव का एक और टेस्ट हुआ। उसके कोलीग समीर ने सडनली छुट्टी ले ली और उसका वर्कलोड आरव के ऊपर आ गया। पहले आरव इरिटेट हो जाता, कंप्लेन करता, लेकिन इस बार उसने इंटेंशनली सोचा, क्या ये सिचुएशन मेरे करियर गोल्स के साथ अलाइन होती है? आरव ने रियलाइज किया कि ये एक मौका है खुद को प्रूव करने का। उसने काम एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही अपने मैनेजर से क्लियर कर दिया कि वो इसे एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहता है। मैनेजर इम्प्रेस्ड हुआ और अगले महीने की परफॉर्मेंस रिव्यू में आरव की तारीफ हुई। किताब ने सजेस्ट किया था कि इंटेंशनैलिटी का तीसरा स्टेप है ब्रेक योर लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू डेली एक्शंस। आरव ने डिसाइड किया कि वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम गोल पर काम करेगा। उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस को एनालाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग उसकी सेविंग्स को खा रहे थे। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर खर्चा करने से पहले पॉज करो और खुद से पूछो, क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होता है? एक दिन उसने ऑनलाइन एक एक्सपेंसिव गैजेट देखा जो उसे बहुत पसंद आया। वो उसे खरीदने ही वाला था कि उसने पॉज किया और सोचा, क्या ये मेरी सेविंग्स गोल को सपोर्ट करेगा? जवाब साफ था, नहीं। उसने गैजेट को विश लिस्ट में डाल दिया और उससे अवॉइड कर लिया। धीरे धीरे आरव की डेली चॉइसेस उसके बड़े गोल्स के साथ अलाइन होने लगी। उसने महसूस किया कि इंटेंशनल लिविंग का मतलब सिर्फ रिएक्टिव बिहेवियर को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने हर डिसीजन में पर्पस ढूंढना है। फिर एक वीकेंड की बात है। नंदिनी ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए आउटिंग पर गए हुए। आरव ने पहले इंस्टिंक्टिवली सोचा कि ये अननेसेसरी एक्सपेंस होगा, लेकिन फिर उसने पॉज किया और खुद से पूछा, क्या ये मेरी फैमिली की हैप्पीनेस और बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है? जवाब था हाँ। उसने तुरंत प्लान बना लिया और पूरा वीकेंड उन्होंने नियर बाय हिल स्टेशन पर स्पेंड किया। आरव ने किताब के अगले सेक्शन में पढ़ा कि इंटेंशनल लिविंग में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लर्न टू से नो। उसने समझा कि जब आप हर चीज़ के लिए हाँ कहते हो तो आप अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों में भी वेस्ट कर देते हो जो आपकी प्रायोरिटीज से मैच नहीं करती। अब जब भी कोई उसे किसी ऐसे काम के लिए इनवाइट करता जो उसकी प्रायोरिटीज से मैच नहीं करता, तो वो पोलाइटली मना कर देता। उसने महसूस किया कि हर नो उसे उसकी प्रायोरिटीज के लिए और ज़्यादा स्पेस देता है। एक दिन उसके पुराने दोस्त रजत ने उसे कॉल किया और कहा, यार मेरी पार्टी में ज़रूर आना, सब पुराने दोस्त आ रहे हैं। आरव ने पहले सोचा कि जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने पॉज किया और सोचा, क्या ये मेरे गोल्स के साथ अलाइन होता है? उसने रियलाइज़ किया कि वो उस वक्त अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहता है और देर रात की पार्टी उसके लिए सही नहीं थी। उसने रजत को मना कर दिया। रजत ने कुछ नाराज़गी जताई, लेकिन आरव को अंदर से गिल्ट नहीं हुआ। आरव की लाइफ अब इंटेंशनैलिटी की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने डिसीजंस में क्लैरिटी महसूस की। वो अब हर दिन का पर्पस डिफाइन करता और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करता। लेकिन एक दिन उसने किताब में पढ़ा, इंटेंशनल लिविंग डजंट मीन बीइंग रिजिड, इट मीन्स बीइंग फ्लेक्सिबल विथ पर्पस। उसने सोचा, मैं क्या कभी ऐसा कर पाऊंगा, रिजिड ना होकर भी पर्पसफुल रहूं? अगले दिन ऑफिस में एक नई सिचुएशन ने उसे इस पर सोचने का मौका दिया। उसका मैनेजर अचानक आया और कहा, वी नीड टू चेंज द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कैन यू एडजस्ट? पहले आरव इरिटेट होता, लेकिन अब उसने पॉज किया और सोचा, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे करियर गोल्स के लिए ज़रूरी है? उसने खुद को समझाया कि कभी कभी इंटेंशनैलिटी का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके बिगर पिक्चर को सपोर्ट करता है। आरव ने किताब के इस लेसन से एक और बड़ी बात सीखी, इंटेंशनैलिटी कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये हर दिन, हर मोमेंट, हर डिसीजन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसने अपने नोटबुक के लास्ट पेज पर एक चीज़ लिखी, लाइव ईच डे विथ पर्पस सो दैट व्हेन यू लुक बैक यू डोंट रिग्रेट हाउ यू स्पेंट योर टाइम। आरव अब क्यूरियस था कि किताब के अगले लेसन में उसे क्या सिखाया जाएगा। उसने किताब को क्लोज किया और अपने अगले डे के लिए इंटेंशन सेट करने लगा। अगली सुबह आरव ने किताब का अगला चैप्टर खोला।
इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था बैलेंस इज की। नीचे लिखा था संतुलन प्राप्त करना विभिन्न जीवन के पहलुओं, काम, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास आवश्यक है जीवन के लिए सामान्य कल्याण। आरव ने चैप्टर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार इस एक लाइन पर रुक रही थीं। जब एक क्षेत्र आपकी जिंदगी को बार बार परेशान करता है तो असंतुलन तनाव और असंतुष्टि का कारण बनता है। उसने पॉज किया और अपनी लाइफ पर नजर डाली। उसने सोचा, क्या मैं अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ? जवाब उसके सामने साफ था, नहीं। ऑफिस की डेडलाइंस इतनी हैवी थीं कि वो कई बार फैमिली टाइम मिस कर देता। हेल्थ तो जैसे उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से गायब हो चुकी थी। पर्सनल ग्रोथ, बस संडे को कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देख लेना। रिलेशनशिप्स, हफ्तों बीत जाते थे दोस्तों या रिलेटिव्स से बात किए बिना। किताब ने एक छोटी सी कहानी बताई थी, एक आदमी जो अपने करियर में इतना खो गया कि उसने अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसने बहुत पैसा कमाया, प्रमोशंस पाए, लेकिन जब उसे पीछे मुड़कर देखने का मौका मिला तो उसके पास खुशी के बजाय रिग्रेट्स थे। ये पढ़ते ही आरव का दिल कुछ भारी हो गया। उसने सोचा, क्या मैं भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहा? उसने डिसाइड किया कि वो इस इम्बैलेंस को ठीक करेगा। उसने चैप्टर में दिए गए स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना शुरू किया। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द पिलर्स ऑफ योर लाइफ एंड असेस देयर करंट स्टेट। किताब ने बताया कि लाइफ के 4 मेन पिलर्स हैं, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और चारों पिलर्स के लिए एक एक पेज बनाया। उसने लिखा, 1, वर्क, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले रहा है। सेटिस्फैक्शन ठीक ठाक है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। 2, रिलेशनशिप्स, फैमिली टाइम कम हो रहा है, दोस्तों और रिलेटिव्स से कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 3, हेल्थ, निगलेक्टेड, जिम की मेंबरशिप सिर्फ कार्ड तक सीमित है, डाइट कंप्लीटली अनहेल्थी है। 4, पर्सनल ग्रोथ, स्पोरैडिक, कभी कभी किताबें पढ़ लेता हूँ लेकिन कोई कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है। जब उसने इन चारों पिलर्स को देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी सारी एनर्जी सिर्फ वर्क में जा रही है और बाकी तीनों एरियाज सफ़र कर रहे हैं। किताब ने सजेस्ट किया कि बैलेंस लाने का पहला स्टेप है सेट बाउंड्रीज फॉर ईच एरिया। आरव ने सोचा, बाउंड्रीज का मतलब क्या है? किताब ने समझाया कि बाउंड्रीज का मतलब है हर एस्पेक्ट के लिए डेडिकेटेड टाइम और स्पेस रखना। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन शाम 7 बजे के बाद ऑफिस का काम नहीं करेगा। हर वीकेंड फैमिली के साथ आउटिंग या कोई एक्टिविटी करेगा। रोज़ सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए रखेगा। हर हफ्ते एक नई स्किल या किताब पर काम करेगा। आरव को पहले ये सब अनरियलिस्टिक लगा, तो इम्बैलेंस बना ही रहेगा। अगले दिन उसने अपनी बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करनी शुरू की। पहला चैलेंज ऑफिस में आया। एक अर्जेंट ईमेल शाम 7:15 पर आया। पहले आरव उसे तुरंत रिप्लाई करता, लेकिन इस बार उसने पॉज किया और सोचा, क्या ये मेरे सेट बाउंड्रीज को तोड़ रहा है? उसने ईमेल को अगली सुबह तक छोड़ दिया। शुरुआत में कुछ गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि सुबह भी ईमेल हैंडल किया जा सकता था तो उसे समझ आया कि हर अर्जेंट चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा स्टेप था लर्न टू प्रायोरिटाइज विदाउट गिल्ट। किताब ने बताया कि बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को बराबर समय दिया जाए। इसका मतलब है कि हर चीज़ को उतना समय दिया जाए जितना वो डिज़र्व करती है। आरव ने ये स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप्स पर अप्लाई की। उसकी वाइफ नंदिनी अक्सर कंप्लेन करती थी कि वो फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालता। इस बार उसने इंटेंशनली संडे को पूरा दिन फैमिली के लिए रखा। उन्होंने एक फन पिकनिक प्लान की। जब आरव पिकनिक पर था तो एक दोस्त का कॉल आया जो उसे कैजुअली बाहर मिलने बुला रहा था। पहले आरव हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। उसने गिल्ट फील नहीं किया क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि उसकी करंट प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। किताब का तीसरा स्टेप था टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें लिखा था, आप एक खाली कप से नहीं भर सकते। मतलब अगर आप खुद की हेल्थ और वेल बीइंग का ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी एस्पेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आरव को ये पढ़कर अपना नेग्लेक्टेड हेल्थ रूटीन याद आया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी हेल्थ को फिक्स करेगा। उसने जिम मेंबरशिप रिन्यू की और डेली मॉर्निंग वॉक शुरू किया।
पहले दिन जब वो वॉक पर गया तो उसे लगा कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन तीसरे दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि सुबह का 30 मिनट का ये समय उसे मेंटली फ्रेश और फिजिकली एक्टिव महसूस करा रहा था। उसने अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी तो उसका वर्क परफॉर्मेंस और मूड भी बेटर हो रहा था। वो घर पर भी ज़्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी रहता। किताब का चौथा स्टेप था रेगुलरली इवैल्यूएट एंड एडजस्ट। इसमें लिखा था कि बैलेंस कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। लाइफ हमेशा बदल रही है और आपको अपने अप्रोच को समय के साथ एडजस्ट करना होगा। 1 महीने बाद आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और चारों स्तंभों को दोबारा मूल्यांकन किया। उसने देखा, 1, काम, सीमाएं बनाए रखने के बाद तनाव कम हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है। 2, रिलेशनशिप्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बेटर हुआ है। 3, हेल्थ, वेट कुछ कम हुआ है, एनर्जी लेवल्स बेहतर हैं। 4, पर्सनल ग्रोथ, उसने 2 नई किताबें पढ़ी हैं और एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हालांकि उसने प्रगति महसूस की, लेकिन उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ वीकेंड्स पर वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाया क्योंकि ऑफिस वर्क स्पिल ओवर हो गया था। उसने डिसाइड किया कि वो अगले महीने इस पर और ज़्यादा फोकस करेगा। आरव की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बैलेंस्ड होती जा रही थी। उसने किताब के इस लेसन से सीखा कि बैलेंस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे रोज़ प्रैक्टिस करना होता है। उसने खुद से वादा किया कि वो हर महीने अपनी लाइफ का बैलेंस इवैल्यूएट करेगा। उसने किताब को बंद किया और सोचा अगले चैप्टर में कौन सा नया लेसन मिलेगा। आरव ने अगली सुबह अपनी किताब खोली और नए चैप्टर का टाइटल पढ़ा, जंक से छुटकारा पाएं। इस लेसन की पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। टू गेन क्लैरिटी एंड अचीव योर गोल्स यू मस्ट एलिमिनेट द जंक दैट होल्ड्स यू बैक, बी इट फिजिकल, मेंटल और इमोशनल क्लटर। आरव ने खुद से पूछा, मेरी लाइफ में ऐसा क्या जंक है जो मुझे रोक रहा है? उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसने चैप्टर पढ़ा उसकी आंखें खुलने लगी। किताब में एक छोटा सा एक्सरसाइज बताया गया था। एक पीस ऑफ पेपर लो और उसमें 3 कॉलम्स बनाओ। 1, शारीरिक गंदगी 2, मानसिक गंदगी 3, भावनात्मक गंदगी। आरव ने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। शारीरिक गंदगी, पुराने कपड़े जो सालों से अलमारी में रखे हैं, वो गैजेट्स जो खराब हैं लेकिन फेंकने का कभी सोचा नहीं, डेस्क पर पड़ी फाइलें और रैंडम नोट्स जिनका अब कोई काम नहीं। मेंटल क्लटर, ऑफिस के छोटे छोटे पेंडिंग टास्क्स का स्ट्रेस, वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, सोशल मीडिया का ओवरयूज। इमोशनल क्लटर, उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो कभी पूरी नहीं होंगी, पुराने आर्ग्यूमेंट्स और ग्रजेस जो अभी तक मन में हैं, खुद की गलतियों के लिए गिल्ट। जब उसने ये सब लिखा तो उसे अपनी लाइफ की कैओस समझ में आई। किताब में लिखा था कि क्लैरिटी पाने के लिए सबसे पहले आपको इस जंक से छुटकारा पाना होगा। आरव ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले फिजिकल क्लटर पर काम करेगा। किताब में लिखा था, योर फिजिकल एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स योर मेंटल स्टेट। उसने अपनी अलमारी खोली और देखा कि उसमें कई ऐसे कपड़े थे जो उसने सालों से नहीं पहने थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इन्हें दोबारा पहनने वाला हूँ? जवाब साफ था, नहीं। उसने तुरंत 3 पाइल्स बनाई। 1, कीप, वो कपड़े जो अभी भी यूजेबल थे। 2, डोनेट, वो जो किसी और के काम आ सकते थे। 3, थ्रो, वो जो पूरी तरह खराब हो चुके थे। ये प्रोसेस सरप्राइजिंग था। उसने सबको क्लियर किया और सिर्फ वो चीजें रखीं जो एक्चुअली यूजफुल थीं। डेस्क साफ होते ही उसे महसूस हुआ कि उसका माइंड भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अगले दिन उसने मेंटल क्लटर पर काम करने का फैसला किया। उसने किताब में पढ़ा कि मेंटल क्लटर अक्सर अनऑर्गेनाइज्ड टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट था उसकी एंडलेस टू डू लिस्ट। आरव ने अपनी टू डू लिस्ट पर ध्यान दिया। उसमें छोटे छोटे ऐसे टास्क्स थे जो वो कभी कंप्लीट नहीं करता, लेकिन फिर भी लिस्ट में बने रहते थे। उसने डिसाइड किया कि या तो वो उन टास्क्स को कंप्लीट करेगा या परमानेंटली रिमूव। उसने लिस्ट के हर आइटम को देखा और खुद से पूछा, क्या ये वास्तव में इम्पॉर्टेंट है? जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी उसे उसने क्रॉस कर दिया। उसने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया और हर दिन सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करने का रूल बनाया।
मेंटल क्लटर का दूसरा बड़ा सोर्स था सोशल मीडिया। आरव ने रियलाइज किया कि वो दिन में कई घंटे बस स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देता है। किताब ने सजेस्ट किया था कि आप अपने फोन यूजेस को मॉनिटर करो और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करो। आरव ने अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए। उसने एक रूल बनाया कि वो सिर्फ दिन में 2 बार सोशल मीडिया चेक करेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, बार बार उसका मन करता कि वो फोन उठाए और एप्स खोल कर देखे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने पर उसके पास ज्यादा टाइम और मेंटल पीस थी। अब बारी थी इमोशनल क्लटर की। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था। किताब में लिखा था, इमोशनल क्लटर वो बैगेज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आरव ने खुद से पूछा, मेरे लाइफ में कौन से अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं? उसे कुछ चीजें याद आईं। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड रजत से हुई एक लड़ाई, जिसके बाद से उन्होंने बात नहीं की। अपने एक पुराने कॉलीग के साथ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, खुद के पास्ट फेलियर्स के लिए गिल्ट। किताब ने कहा था कि इमोशनल क्लटर से छुटकारा पाने के लिए आपको या तो उन्हें रिजॉल्व करना होगा या लेट गो करना होगा। आरव ने सबसे पहले रजत को कॉल किया। पहले तो ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं पहल नहीं करूंगा तो ये बैगेज हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसने रजत से बात की और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। सरप्राइजिंगली रजत ने भी यही कहा कि वो भी रेकन्सिलिएशन चाहता था। उसने अपने कॉलीग को एक ईमेल लिखा जिसमें उसने अपनी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगी। जवाब में उसने भी माफी मांगी। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ हट गया हो। गिल्ट को हैंडल करना सबसे कठिन था। उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करने का डिसीजन लिया। उसने लिखा, गलतियां इंसान को बेटर बनाती हैं, मैं इन्हें अपने ऊपर वेट बनने नहीं दूंगा। आरव ने धीरे धीरे अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में जंक को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी कम होती है तो क्लैरिटी नेचुरली बढ़ती है। इस पूरे प्रोसेस के बाद उसने अपनी नोटबुक में लिखा, फिजिकल क्लटर हटाने के बाद मेरा स्पेस और माइंड दोनों ऑर्गेनाइज्ड है। मेंटल क्लटर रिड्यूस करने के बाद मुझे फोकस करने में आसानी हो रही है। इमोशनल क्लटर क्लियर करने से मेरे रिलेशनशिप्स और इनर पीस इंप्रूव हुए हैं। उसने किताब को बंद किया और सोचा, क्या अगला चैप्टर मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल लेसन देगा? अगले दिन सुबह की चाय के साथ आरव ने किताब का नया चैप्टर खोला। टाइटल पढ़ते ही उसे एक अलग सी एक्साइटमेंट महसूस हुई, द पावर ऑफ एक्सपोजर। शुरुआत की लाइनें थीं, ग्रोथ और क्लैरिटी आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और खुद को नए विचारों, लोगों और अनुभवों के सामने लाते हैं। आरव को यह पढ़कर लगा कि उसकी लाइफ में शायद यही सबसे ज्यादा मिसिंग था। पिछले कुछ सालों में उसकी रूटीन इतनी प्रेडिक्टेबल और मोनोटोनस हो चुकी थी कि उसमें कोई नई चीज या एक्साइटमेंट बची ही नहीं थी। किताब ने बताया कि एक्सपोजर सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं है, ये हर उस चीज से जुड़ा है जो आपकी सोच और पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करे। चाहे वो कोई नई किताब हो, किसी अनजान इंसान से बातचीत हो या फिर कोई स्किल सीखने का प्रयास। आरव ने चैप्टर पढ़ते हुए खुद से सवाल किया, मैंने आखिरी बार अपनी कंफर्ट जोन के बाहर कदम कब रखा था? जवाब के तौर पर कुछ खास याद नहीं आया। उसने तय किया कि इस बार वो किताब के लेसन को पूरी तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। किताब ने एक सिंपल सा एक्सरसाइज सजेस्ट किया, लिस्ट डाउन 5 न्यू थिंग्स you've always wanted to try but never did because of fear, laziness और lack of time। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और सोचना शुरू किया। उसने लिखा, 1 किसी न्यू स्किल को सीखना जैसे गिटार बजाना। 2 एक सोलो ट्रिप पर जाना। 3 किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे मैं हमेशा अवॉइड करता रहा हूँ। 4 किसी कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना। 5 वॉलंटियरिंग के जरिए किसी मीनिंगफुल कॉज में कंट्रीब्यूट करना। पहला स्टेप था ट्राई अ न्यू स्किल। आरव ने सोचा कि उसे बचपन से गिटार सीखने का शौक था, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं हुआ। उसने उसी दिन ऑनलाइन सर्च किया और पास के एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में वीकेंड क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लिया। पहली क्लास में जाते हुए आरव कुछ नर्वस था। वहां पर बाकी लोग भी नए थे, लेकिन सबका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा लग रहा था। पहले सेशन में वो कुछ कॉर्ड्स सीखने की कोशिश कर रहा था और बार बार गलतियां कर रहा था।
लेकिन सरप्राइजिंगली उसे इन गलतियों में मजा आ रहा था। 1 महीने बाद जब वो अपनी पहली छोटी सी ट्यून बजा पाया तो उसे जो खुशी मिली वो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उसे समझ आया कि कुछ नया सीखना सिर्फ स्किल हासिल करने का मामला नहीं है, बल्कि ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव और कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा स्टेप था गो ऑन अ सोलो ट्रिप। ये आरव के लिए सबसे चैलेंजिंग था। वो हमेशा ग्रुप ट्रिप्स या फैमिली वेकेशंस का हिस्सा रहा था, लेकिन इस बार उसने एक अलग जगह चुनने का फैसला किया। उसने हिमाचल के एक छोटे से गांव की तरफ रुख किया। ट्रिप के दौरान सबसे बड़ा डर था, क्या मैं अकेला बोर हो जाऊंगा? लेकिन जैसे ही उसने वहां की शांत वादियों में टाइम बिताना शुरू किया, उसने रियलाइज किया कि अकेलापन डरावना नहीं है। उसने वहां नए लोगों से बातें की, एक लोकल टी सेलर, एक आर्टिस्ट जो पहाड़ों में अपने आर्ट के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, और एक सोलो ट्रैवलर जो अपनी लाइफ की कहानियां शेयर कर रहा था। इन इंटरैक्शंस ने आरव को एक्सपोज किया कि हर इंसान की लाइफ कितनी यूनिक होती है और कैसे दूसरों की कहानियों से हम खुद के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तीसरा स्टेप था टॉक टू समवन यू अवॉइडेड। आरव ने सोचा कि उसकी ऑफिस की एक कॉलीग थी, निहारिका, जिससे उसकी कभी जमती नहीं थी। वो दोनों हमेशा फॉर्मल बातें करते और आरव उसे कुछ रूड और ईगोइस्टिक समझता था। किताब में लिखा था, समटाइम्स योर असम्पशंस अबाउट पीपल ब्लॉक यू फ्रॉम फॉर्मिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। आरव ने तय किया कि वो इंटेंशनली निहारिका से बातचीत की कोशिश करेगा। लंच ब्रेक में उसने कैजुअली निहारिका के पास बैठकर बात शुरू की। शुरू में ऑकवर्ड था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि निहारिका का रूड एटीट्यूड दरअसल उसकी रिजर्व्ड नेचर का हिस्सा था। उसने निहारिका से उसकी हॉबीज और इंटरेस्ट्स के बारे में पूछा और सरप्राइजिंगली उन्होंने कई चीज़ों में कॉमन पाया। उस एक बातचीत के बाद निहारिका से उसकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो गई। आरव ने सीखा कि कभी कभी एक्सपोजर सिर्फ अलग एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि लोगों से ओपन माइंडेड होकर जुड़ने से भी आता है। चौथा स्टेप था एक्सप्लोर अ डिफरेंट कल्चर। किताब ने सजेस्ट किया था कि आप अपनी सोच को ब्रॉडन करने के लिए किसी दूसरी कल्चर को करीब से समझने की कोशिश करें। आरव ने अपने एक साउथ इंडियन कॉलीग श्रीनिवास से बातचीत शुरू की। श्रीनिवास ने उसे अपने घर खाने पर इनवाइट किया। वहां आरव ने पहली बार ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाया और उनके त्योहार ओणम के बारे में सुना। उसने देखा कि कैसे अलग कल्चर्स में ट्रेडिशंस और वैल्यूज अलग होते हैं, लेकिन इमोशंस सब जगह एक जैसे होते हैं। इस एक्सपोजर ने आरव को कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में एक नई अप्रिशिएशन दी। उसे लगा कि जब तक हम दूसरे कल्चर्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी नैरो माइंडेडनेस से बाहर नहीं निकल सकते। पांचवा स्टेप था वॉलंटियर फॉर अ कॉज। आरव ने डिसाइड किया कि वो वीकेंड्स पर किसी मीनिंगफुल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। उसने पास के एक एनजीओ से कांटेक्ट किया जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। पहले दिन वो कुछ नर्वस था। उसे लगा कि वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाएगा, लेकिन जब उसने बच्चों के साथ बातचीत शुरू की तो उसने महसूस किया कि वो भी उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। एक बच्चे ने उसे पूछा, भैया आपने कभी बड़ा सपना देखा है? इस सवाल ने आरव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने रियलाइज किया कि सपनों की बात सिर्फ बड़े सिटीज या प्रिविलेज्ड लोगों तक सीमित नहीं है। इन बच्चों के छोटे छोटे सपने भी उतने ही बड़े और खूबसूरत थे। इस एक्सपीरियंस ने आरव को ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी सिखाई। उसे समझ आया कि ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे वो इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसने अपनी लाइफ में सटल लेकिन पावरफुल चेंजेस महसूस किए। उसे महसूस हुआ कि नए आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और लोगों से जुड़ने से उसकी सोच और क्लैरिटी में कितना फर्क आया। किताब में आखिरी एडवाइस थी, नेवर स्टॉप एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द अननोन। एवरी न्यू एक्सपीरियंस एड्स अ लेयर टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आरव ने खुद से वादा किया कि वो हर महीने एक नई चीज ट्राई करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।